माँ शारदे के चरणों में नमन। मैं कौशल भारद्वाज सम्यक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास की अगली कड़ी में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है संविधान की उद्देशिका। यह एक ऐसा टॉपिक है या ऐसा भाग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यूँ कहें कि पूरी आत्मा संविधान की इसी में रखी हुई है। पूरा सार, पूरा दर्शन, सब कुछ उद्देशिका में है। यदि उद्देशिका हटा दी जाए तो ऐसा लगेगा कि जैसे आत्मा ही हटा दी। सबसे पहले ये समझते हैं कि उद्देशिका होती क्या है। इसके लिए जो और शब्द चलते हैं उसमें प्रस्तावना भी होता है। इंग्लिश में प्रीएम्बल है इसका नाम और उद्देश्य का। और एक शब्द और प्रयुक्त होता है इसके लिए, वो है आमुख। उद्देशिका किसी भी संविधान की आत्मा होती है, उसका दर्शन होता है। संविधान की दर्शन, आत्मा के साथ दर्शन और उसका सार उसमें निहित होता है। संविधान के माध्यम से हम किन उद्देश्यों को पूरा करने वाले हैं, इस सब की विवेचना होती है उद्देशिका में। नागरिकों को क्या देने वाले हैं, क्या उसके लक्ष्य हम निर्धारित कर रहे हैं, मानवीय आकांक्षाएं, आवश्यकताएं और स्वप्नों को जिस भाग में रखा जाता है उसको उद्देशिका के रूप में वर्णित किया जाता है। तो हमारे देश के नागरिकों की, लोगों की जो आकांक्षाएं, आवश्यकताएं और उनके लिए जो लक्ष्य हैं, उन सबको समग्र रूप से जिस जगह पर रखा है उस जगह का नाम है, उस स्थान का नाम है भारत की संविधान की उद्देशिका। इस उद्देशिका में वो सब चीज समाहित है। इस उद्देशिका पर संविधान की सभा में, संविधान सभा जो थी, निर्मात्री सभा, उसमें 17 अक्टूबर 1949 को बहस हुई। सभी प्रावधानों पर बहस हुई थी, वाद विवाद हुआ था, कुछ जोड़ा था, कुछ घटाया था, सब। इसका जब नंबर आया, ये 17 अक्टूबर का दिन था, 10वां अधिवेशन था। ये 12 अधिवेशन संविधान सभा के हुए थे, उसमें 10वां अधिवेशन था। और यह द्वितीय वाचन, 3 वाचन जब संविधान के हुए थे, उसमें दूसरा जो वाचन था 15 नवंबर 1948 को शुरू हुआ था, 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, लगभग 11 महीने चला था। उसमें अंतिम दिन, द्वितीय वाचन के अंतिम दिन इस पर बहस हुई, वाद विवाद हुआ। 17 अक्टूबर को ही संविधान सभा ने इसको स्वीकृत कर लिया। उद्देशिका को 17 अक्टूबर को ही स्वीकृत कर लिया। 26 नवंबर को पूरे संविधान के साथ ये भी पारित हो गई, 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को जब पूरा संविधान लागू हुआ तो यह भी लागू हो गई। 26 जनवरी 1950 को यह भी लागू हो गई। 3 डेट याद रखनी है। 17 अक्टूबर को संविधान सभा ने स्वीकृत किया इसको संविधान में शामिल करने के लिए। 26 नवंबर को पूरे संविधान को जब पारित किया, इसको भी पारित कर दिया। और 26 जनवरी 1950 को जब पूरा संविधान लागू हुआ तो संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना भी लागू हो गई। तो जब प्रश्न आ जाए कि संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना कब लागू हुई थी, तो वो डेट है 26 जनवरी 1950। कुछ और इसके संदर्भ में जो बात तथ्यात्मक जानकारी है, बातें हैं, वे भी हम थोड़ी सी कर लेते हैं। उद्देशिका का जो आधार था वह था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव इसका आधार था, जो कि 13 दिसंबर
1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और यह पारित हो गया था 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। यह आधार था। उद्देशिका पर जो प्रभाव पड़ा, जो प्रस्तावना है, उस पर विश्व की 3 महान क्रांतियों का प्रभाव पड़ा। वो थी अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति। अमेरिकी क्रांति से स्वातंत्र, व्यक्तिगत स्वातंत्र वाली जो बातें हैं वो वहां से ली। फ्रांसीसी क्रांति का उद्घोष था स्वतंत्रता, समता और बंधुता, और रूसी क्रांति का जो उद्घोष था वो मुख्य रूप से था न्याय, और न्याय में भी सामाजिक आर्थिक न्याय। तो ये 3 क्रांतियों का प्रभाव इसके ऊपर पड़ा। इसकी जो शब्दावली है, शब्दावली जो है, उस पर भी 3 देशों के संविधानों का प्रभाव पड़ा। शब्दावली पर जो प्रभाव था वह था अमेरिकी क्रांति। साथ में आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो घोषणा है उसकी। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, हम अमेरिका के लोग, वी द पीपल ऑफ अमेरिका, तो हम भी लिख रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो शब्दावली पर जो प्रभाव पड़ा वह था अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा देश था ऑस्ट्रेलिया, और तीसरा देश है आयरलैंड। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित वाले शब्द आयरलैंड से लिए। तो इन 3 क्रांतियों का प्रभाव पड़ा, 3 देशों की संविधान की शब्दावलियों का प्रभाव इसके ऊपर पड़ा। अब लेते हैं हम इसकी शब्दावली, कि इसकी शब्दावली क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिलाने के लिए, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये वो शब्दावली है जो हमें रटी हुई होनी चाहिए। हो सकता है आपसे इंटरव्यू में केवल ये पूछ लिया जाए कि भारत की प्रस्तावना बताओ, संविधान की प्रस्तावना बताओ, तो वहाँ आपको आनी चाहिए। प्रत्येक भारतीय नागरिक को ये आनी चाहिए। कई बार प्रोटेस्ट के रूप में जब हम किसी अधिनियम का, विधि का, शासन के किसी कानून का, किसी कार्यवाही का विरोध करते हैं, तो भी संवैधानिक विरोध, संवैधानिक दायरे में रहते जब विरोध करते हैं तो उसमें प्रस्तावना को ही बोलते हैं कि ये कहाँ है स्वतंत्रता, समता, न्याय, वो दिलाए सरकार। तो ये शब्दावली हमें रटी हुई होनी चाहिए। इस शब्दावली से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी एक एक करके देख लेते हैं। इस उद्देशिका में जो शब्द हैं टोटल पूछ लिए जाएं कि कितने शब्द हैं इसमें, तो आप वहां हो सकता है ध्यान करो, बोलो, लिखो, और उसके बाद मन में आए 1 2 3 4 5 और 1 2 मिसिंग हो जाएं, तो आप पहले से तैयार रहें। इसमें हैं 87 शब्द, 87 शब्द हैं। अभी मैं एक छोटी सी आकृति बनाऊंगा, पेशेंस रखना। उसका उद्देश्य है कुछ, बनाने के बाद बताऊंगा कि वो क्या है, पहले बन जाए वो। ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कमल का फूल हो।
यहाँ मैं कोई भाजपा का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। आप अगर ये सोच रहे हो कि बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, कमल का फूल दिखा रहे हैं, तो ना मैं प्रचार कर रहा हूँ ना वोट मांग रहा हूँ। कमल का फूल ये है, मैंने संविधान निर्माण की कक्षा के समय ये बताया था कि दो चित्रकार महोदयों ने, शांति निकेतन के दो जो चित्रकार थे, नंदलाल बोस और राम मनोहर, बेहुअर राम मनोहर, उन्होंने संविधान के प्रत्येक भाग से पहले कुछ चित्रकारी की थी, कॉर्नर्स पर चित्रकारी की थी, जो हस्तलिखित संविधान था उसमें। तो हर भाग के पहले कोई ना कोई चित्र था। संविधान के एकदम उद्देशिका के एकदम शीर्ष पर, एकदम ऊपर जो चित्र था वो कमल का फूल था। कमल का फूल था और हर चित्र के पीछे कोई ना कोई संदेश छुपा हुआ था। इस चित्र के पीछे हम देखें संदेश, तो वह कमल के संदर्भ में हम भारत के लोगों को यह कहना चाहते हैं या संदेश देना चाहते हैं संविधान के निर्माता, कि जिस तरह कमल कीचड़ में रहते हुए पुष्पित रहता है, पल्लवित रहता है, बढ़ता रहता है और कीचड़ से निर्लिप्त रहता है, कीचड़ के दाग कमल को गंदा नहीं कर पाते हैं, उसी तरह हमारे लोगों को, निवासियों को अपना विकास करना, पल्लवित करना है, अपने आप को पुष्पित करना, विकसित करना, विकासशील देश से विकसित देश की ओर लेके जाना है। क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने जो फूट डालो राज करो राजनीति के तहत जो कीचड़ फैलाया था, गंदगी फैलाया था, उस गंदगी में पूरा देश सना हुआ था, सांप्रदायिक तनाव था, लाशों के ढेर लगे हुए थे, पूरा देश जल रहा था। उस स्थिति में यह संदेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसका एक संदेश और है, वो है शांति। कमल को शांति का प्रतीक भी कहा जाता है कि शांति मिले, हम विपरीत स्थितियों में शांति का योगदान दें और अपने देश का विकास करें। तो इस कमल के फूल का यहाँ ये उद्देश्य है। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं शब्दावली से, उनमें एक तो हो गया शब्द कितने हैं इसमें, दूसरा ये हो गया कि ये जो शब्द हैं ये मूल संविधान में सारे के सारे थे या बाद में कुछ जोड़े थे या घटाए थे। तो घटाया तो कुछ भी नहीं था, जोड़े थे। 3 शब्द जोड़े थे, वह थे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा के बाद जो शब्दावली है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक से पहले, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद 2 विशेषण का प्रयोग किया, एक तो समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष। ये 2 शब्द जोड़े यहां और एक जोड़ा नीचे अखंडता, तो टोटल जोड़े 3 शब्द। ये जो 87 शब्द हैं इनको जोड़ने के बाद हैं और इंग्लिश ट्रांसलेशन से हैं। हिंदी वाला जोड़ने मत बैठना कि साहब ये तो हो ही नहीं रहे, ऊपर नीचे हो रहे हैं कुछ, तो इंग्लिश वाले टर्म के साथ आप जोड़ना। और ये 3 शब्द बाद में जोड़े, इनको जोड़ा 42वें संविधान संशोधन में। 1976 का संविधान संशोधन था और 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ था। यदि पूछा जाए कि कब जोड़ा गया और वहां ऑप्शन में केवल ईयर हो, वर्ष हो, 1975, 1976, 1977, 1978, तो स्वाभाविक सा एकदम ध्यान आता है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, तो गलती हो जाती है। तो वर्ष आएगा 1977 और संविधान अधिनियम है 1976 का और लागू हुआ है 3 जनवरी 1977 से। ठीक है, एक ये शब्द बनता है। कुछ स्पष्ट कर लेते हैं शब्दों को, शब्दावली को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। एक शब्द बनता है कि इसमें भारत शब्द कितनी बार प्रयुक्त हुआ है। भारत शब्द कितनी बार प्रयुक्त हुआ है। हम भारत के लोग भारत को पहली लाइन में ही 2 बार प्रयुक्त हुआ है और टोटल उद्देशिका में भी 2 ही बार प्रयुक्त हुआ है। दूसरा बनता है यहां से कि लोग शब्द प्रयुक्त हुआ है या नागरिक शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो दोनों शब्द प्रयुक्त हैं, लोग भी प्रयुक्त हुआ है और नागरिकों को भी प्रयुक्त हुआ है। तो लोग और लोग भी प्रयुक्त हुआ है
तथा नागरिक शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। तो दोनों शब्द प्रयुक्त हुए। एक यहां से मिलता है क्रम का प्रश्न मिलता है कि इनका क्रम क्या है। गणराज्य शब्द के साथ 4 विशेषण जुड़े हुए हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। इनका क्रम पूछा जा सकता है। तो क्रम में सबसे पहले है सोवरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है समाजवादी सोशलिस्ट, तीसरा है पंथ निरपेक्ष सेक्युलर, चौथा है डेमोक्रेटिक और पांचवा है रिपब्लिक। SSDR SSS डॉक्टर। ये यहां से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं संबंध में। इसके बाद है न्याय की बात। न्याय शब्द कितने प्रकार का न्याय वर्णित हुआ है? तो वो 3 प्रकार का न्याय वर्णित हुआ है। उसमें है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इनका क्रम भी ये है, सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। आर्थिक, राजनीतिक न्याय 3 का प्रयुक्त हुआ। एक क्वेश्चन और आ सकता है यहां से कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय संविधान में कहां कहां प्रयुक्त हुआ है? तो पहला तो उद्देशिका में हुआ है। इसके अलावा जो प्रयुक्त हुआ है वो अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त हुआ है। अनुच्छेद 38 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं और उसमें निर्देश है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें उसकी संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को अनुप्रमाणित करें, अभिव्यक्त करें और उसकी रक्षा करें, उसमें वृद्धि करें। तो 2 जगह आता है संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, एक प्रस्तावना में और दूसरा अनुच्छेद 38 में, नीति निर्देशक तत्वों में। फिर बात है स्वतंत्रता की। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की प्रस्तावना में उल्लिखित है? प्रस्तावना में अनुच्छेद 19 में नहीं, 19 में तो 6 स्वतंत्रताएं अलग से हैं, 25 में फिर अलग स्वतंत्रता है धर्म की। तो स्वतंत्रता उद्देशिका में कितने प्रकार की है? तो यहां है 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यही क्रम है इसका। फिर बात है समता कि कितने प्रकार की समानता, समता की बात है। तो वो है 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। फिर शब्द आता है बंधुता कि कौन सी बंधुता की बात की है? तो बंधुता में एक तो व्यक्ति की गरिमा, दूसरी है राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता। ये अखंडता शब्द भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ये यहां से क्वेश्चन बनते हैं। बंधुता एक ऐसा शब्द है जो व्यक्तिवाद और सामूहिकतावाद या व्यष्टिवाद और समष्टिवाद, इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म में सामंजस्य पैदा करता है, सामंजस्य का उद्देश्य देता है ये। तो यहां से ये क्वेश्चन बनते हैं। अगली स्लाइड में कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं। क्रम से संबंधित एक क्रम है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये क्रम क्या है? अडॉप्ट, एनेक्ट एंड गिव टू अवरसेल्व्स। तो ये क्रम भी है। डेट आप याद रख सकते हैं। हिंदी माह की आप डेट रखना चाहें तो मिति माघशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006। संभावना कम है क्योंकि पेपर बनता है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इसको बनाएंगे नहीं। इसको याद रख लेना, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। ये आत्मर्पित शब्द है जो रूसों की सामान्य इच्छा की याद दिलाता है। जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पढ़ते हैं तो वहाँ रूसों की सामान्य इच्छा और आत्मर्पित शब्द लगभग समानता का वर्णन करते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। शब्दावली आपकी हो गई, कमल का फूल हो गया। आगे चलते हैं। हमने बात की थी कि जो उद्देशिका है वो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी। उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी। प्रश्न ये हो सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव के कौन से शब्दों को उद्देशिका में स्थान नहीं दिया। उद्देश्य प्रस्ताव के वो कौन से प्रावधान थे, कौन से उद्देश्य थे जिनको प्रस्तावना में स्थान नहीं दिया गया। तो थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव
कि कौन से ऐसे शब्द थे जिनको उद्देशिका में स्थान नहीं दिया। संविधान निर्माण की क्लास में मैंने बताया था कि उद्देश्य प्रस्ताव में 8 सिद्धांतों का वर्णन था या 8 पैराग्राफ थे, उसमें 8 चीजों की व्याख्या थी। पहला था ये संविधान सभा संप्रभु राज्य के लिए, संप्रभु गणराज्य के लिए और संविधान निर्माण का संकल्प करती है। ये संविधान सभा और इस संप्रभु गणराज्य के लिए संविधान निर्माण का संकल्प करती है। भारत की संविधान जो है, उद्देशिका में जो शब्द लिया है वह है हम भारत के लोग, और यहां बात कर रहे हैं ये संविधान सभा ये उद्देश्य लेती है या संकल्प पारित करती है। तो वहां संविधान सभा इस काम को कर रही है, यहां हम भारत के लोग काम को कर रहे हैं। वहां संप्रभु गणराज्य की बात थी, यहां संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। लोकतंत्रात्मक एक शब्द एक्स्ट्रा जुड़ गया, और जो मुख्य बात है जिसको नहीं जोड़ा गया वो है संघ। उद्देश्य प्रस्ताव का दूसरा बिंदु था कि हम एक संघ का निर्माण करने जा रहे हैं जिसमें प्रांत और देशी रियासतें शामिल होंगी, और तीसरा था कि उस संघ में कुछ शक्तियों के अतिरिक्त समस्त शक्तियां प्रांतों को होंगी और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को होंगी, जबकि उद्देशिका में संघ शब्द को छोड़ दिया गया, अवशिष्ट शक्तियों को भी छोड़ दिया, ना तो उद्देशिका में स्थान दिया ना मूल संविधान में स्थान दिया, तो ये इन्होंने यहाँ छोड़ दिया। हाँ, एक बात वहां एक्स्ट्रा थी जिसको यहाँ स्थान नहीं दिया, स्वतंत्रताओं में काम की स्वतंत्रता एक्स्ट्रा थी, काम की स्वतंत्रता एक्स्ट्रा थी जो कि उद्देशिका में नहीं आ पाई। और तो सामान्य सी चीजें हैं, जैसे उसमें यह था कि ये देश वैश्विक शांति और मानव हित के संवर्धन के लिए प्रयास करेगा और विश्व में अपना सम्मानजनक स्थान हासिल करेगा, वो बात भी उद्देशिका में नहीं आ पाई। बाकी तो ज़्यादातर आ गई, न्याय की बात थी वो भी आ गई, स्वतंत्रता की बात थी वह भी आ गई इसमें, और ये सब बातें इसमें आ गई थी। बाई द वे 15-50 शब्दों का कोई आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रहे आपको, वो आप कर सकते हैं। अब हम उन बातों को लेते हैं जो संविधान सभा में बहस हुई थी इस पर, तो उसमें किन लोगों ने क्या क्या संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए, थोड़ा सा देख लेते हैं। 17 अक्टूबर को अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अब हम उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका को ले लेते हैं, तो कुछ सदस्यों ने आपत्ति जाहिर की और कहा कि इसको तृतीय वाचन में ले लेंगे। तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह संविधान का भाग है और हमें सारे भागों पर द्वितीय वाचन में बहस करनी है, तीसरे वाचन की में कोई बहस नहीं होनी थी, कोई जोड़ना घटाना नहीं होना था, इसलिए उनका उद्देश्य था कि हम सारे प्रस्तावों पर बहस करेंगे द्वितीय वाचन में। 11 महीने से चलता आ रहा है, तो इसकी भी बहस आज ही करेंगे हम। बहस शुरू हो गई, प्रस्ताव आए संशोधन के, उसमें मौलाना हसरत मोहानी ने एक प्रस्ताव रखा। इन्होंने कहा जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शब्द लिख रहे हैं हम, उसके स्थान पर डेमोक्रेटिक से पहले फेडरल रिपब्लिक शब्द लिख दिया जाए, फेडरल रिपब्लिक शब्द लिख दिया जाए। दूसरा प्रस्ताव इन्होंने रखा कि हमारे भारत फेडरल रिपब्लिक के बाद जो भारत का नाम है उसको रखा जाए UISR, यूनियन ऑफ इंडियन सोशलिस्टिक रिपब्लिक्स, यूनियन ऑफ इंडियन सोशलिस्टिक रिपब्लिक्स। रिपब्लिक्स एस कहां ले जाना चाह रहे हैं संविधान को, देखो। एक सदस्य ने कहा
कि इससे तो पूरा संविधान ही हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। यदि हम फेडरल शब्द यहाँ लिख देते हैं और ये इसको सोशलिस्टिक रिपब्लिक्स कर देते हैं तो पूरे संविधान को दोबारा बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा बनाए तो बनाए। मैं तो हमेशा से इस बात का विरोध करता आ रहा हूँ, और जब हम शुरू कर रहे थे संविधान का निर्माण तब पहले था राज्यों का संघ होगा, फेडरल होगा। उस फेडरल को डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी चतुराई से छोड़ दिया और राज्यों की स्वायत्तता समाप्त कर दी। इस तरह कहते हुए डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू जी के ऊपर उन्होंने गंभीर आक्षेप लगाए। खैर ये संशोधन इनका स्वीकार नहीं हुआ। अगला संशोधन रखा एच.बी. कामत साहब ने। एच.बी. कामत, इन्होंने कहा कि जो हम भारत के लोग शब्दावली है उससे पहले हम लिख देते हैं ईश्वर के नाम पर। ईश्वर के नाम पर हम भारत के लोग, आगे तो शब्दावली वो हो जाएगी ईश्वर के नाम पर, इन द नेम ऑफ गॉड। जब ये प्रस्ताव रख रहे थे तो उसी समय एक सदस्य रोहिणी कुमार चौधरी जो आसाम से आते थे, कामाख्या देवी के भक्त थे, वो कहते हैं कि ईश्वर के नाम पर क्यों रखो साहब, इसको तो देवी के नाम पर रख दो, कि देवी के नाम पर हम भारत के लोग। इन दोनों का विरोध किया पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने। पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने विरोध किया और ये कहा कि हम ये धार्मिक आस्था का विषय है, इसको हम बहुसंख्यक लोगों पर नहीं थोप सकते, अल्पसंख्यक लोगों पर नहीं थोप सकते, ये धार्मिक आस्था है और किसी पर थोपी नहीं जा सकती। तो इन्होंने विरोध कर दिया इसका। एच.बी. कामत साहब से कहा सब लोगों ने इस प्रस्ताव को वापस ले लो, वोटिंग मत कराओ, लेकिन ये मत विभाजन के लिए अड़ गए। इनका कहना यह था कि इस बात से यह संदेश जाएगा कि लोग कौन ईश्वर के पक्ष में, कौन ईश्वर के पक्ष में नहीं है, जबकि वास्तविकता यह होगी कि मैं स्वयं ईश्वर को मानता हूं लेकिन इस शब्दावली को संविधान में रखने के खिलाफ हूं। तो मेरा भी यही मैसेज जाएगा कि लोग मुझे ईश्वर के खिलाफ मानेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए विभाजन, लेकिन कामत साहब नहीं माने और विभाजन हुआ, मत विभाजन, और इसको अस्वीकृत कर दिया प्रस्ताव को। इसके अलावा एक सदस्य थे शिब्बन लाल। शिब्बन लाल सक्सेना ने कहा कि इसमें दो शब्द एक्स्ट्रा और जोड़ दिए जाएं, सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर और महात्मा गांधी के सिद्धांतों के नाम पर। ईश्वर की बात तो दो तीन जनों ने की थी, लेकिन महात्मा गांधी के नाम की इन्होंने ही बात की थी, सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर और महात्मा गांधी के सिद्धांतों के नाम पर। क्वेश्चन आ जाए कि प्रस्तावना में महात्मा गांधी के सिद्धांतों के नाम पर प्रस्ताव, संशोधन प्रस्ताव किसने रखा, तो वो थे शिब्बन लाल सक्सेना। एक सदस्य और थे पंडित गोविंद मालवीय। इन्होंने कहा परमेश्वर की कृपा से, यह शब्द इसमें जोड़ा जाए, परमेश्वर की कृपा से, जिसे लोग भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, वो सत्य का और सत्ता का अभिव्यक्त करता है, मालिक है, ब्रह्मांड का स्वामी है, उसकी कृपा से हम संविधान बनाने जा रहे हैं। तो ये इन्होंने प्रस्ताव रखा। इनके अलावा एक प्रस्ताव रखा ब्रजेश्वर प्रसाद ने। यह थोड़ा सा उल्लेखनीय हो जाता है क्योंकि इनके प्रस्ताव को बाद में कहीं ना कहीं संविधान संशोधन के माध्यम से मान्यता मिल गई। ब्रजेश्वर प्रसाद तीन टाइप के इन्होंने संशोधन लिखे। पहला था कि हम हमारे जो देश का नाम है रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसको लिखें सेक्युलर कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ
इस देश का नाम रखें सेक्युलर कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ, तथा एक शब्द और लिखें कि यह देश कॉमनवेल्थ एक व्यवस्था स्थापित कर रहा है, उसका नाम है सोशलिस्टिक ऑर्डर। और इस सोशलिस्टिक ऑर्डर में जो नागरिकों को प्राप्त होगा इन स्वतंत्रताओं के अतिरिक्त, जो पहले से हैं उनके अतिरिक्त, वो होगा जीविका के पर्याप्त साधन। दूसरा होगा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तीसरा होगा निःशुल्क चिकित्सा। और चौथा होगा अनिवार्य सैन्य शिक्षा। अनिवार्य सैन्य शिक्षा, ये इन्होंने प्रस्ताव रखा। 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, इस शब्द को जोड़ दिया सेक्युलर को, और सोशलिस्टिक ऑर्डर की जगह सोशलिस्टिक लिख दिया उन्होंने गणराज्य के साथ में, सेक्युलर से पहले ही लिख दिया सोशल सेक्युलर। तो इन दोनों को मान्यता मिल गई बाद में। इसके अलावा पूर्णिमा बनर्जी एक सदस्य थी, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम भारत के लोग के स्थान पर हम लिखें कि हम भारत की जनता की ओर से, बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरह का रखा। अंबेडकर जी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हम भारत के लोग में वो समाहित है, इसलिए कोई समस्या की बात है नहीं। प्रस्ताव वापस ले लिया उन्होंने। जैसे ही अंबेडकर जी ने यह बोला कि हम भारत के लोग में वह समाहित है, तो महावीर त्यागी जी ने ऑब्जेक्शन किया और कहा इसमें लोग कहाँ से आ गए, कि इसमें लोग कहाँ से आ गए, हम तो संविधान के सदस्य हैं, हम संविधान सभा के सदस्य हैं, लोग कहाँ से आ गए इसमें, लोग थोड़ी बना रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य बना रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब देते हुए कहा कि ये सत्य है कि हमें वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं किया गया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभाओं ने हमें निर्वाचित करके यहाँ भेजा है, जो कि वहाँ के प्रतिनिधि हैं, और उनके बिहाफ पर ही हमें संविधान बना रहे हैं, उनकी आकांक्षाओं के हिसाब से इस संविधान का निर्माण कर रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से संविधान का निर्माण कर रहे हैं। तथा एक साथ में उन्होंने तर्क दिया कि 13 उपनिवेशों के एक छोटे से सम्मेलन में, फिलाडेल्फिया का जो सम्मेलन हुआ था 1787 में, उसमें 13 उपनिवेशों के छोटे से सम्मेलन में उन्होंने संविधान का निर्माण किया और उन्होंने लिखा वी द पीपल ऑफ अमेरिका। जब वो छोटा सा सम्मेलन ये प्राधिकार रखता है कि हम अमेरिका के लोग, तो हम तो 292 लोग हैं, तो 292 लोग ये पूरा प्राधिकार रखते हैं कि वो ये कह सकें कि हम भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हम भारत के लोगों की तरफ से संविधान का निर्माण कर रहे हैं। टोटल संख्या 299 थी, लेकिन उस समय 292 होगी, जो एक्चुअल फिगर उसमें है डिबेट में वो 292, उनकी अंबेडकर जी की के कथन में जो है वो 292। तो 292 सदस्य निश्चित रूप से ये प्राधिकार रखते हैं कि हम भारत के लोगों की तरफ से संविधान का निर्माण कर रहे हैं। अब हम उस बात को लेते हैं जो डॉक्टर अंबेडकर ने इसको विभाजित करते हुए कही थी। प्रस्तावना के 3 भाग डॉक्टर अंबेडकर ने बताए थे। यदि अलग से यह पूछ लिया जाए कि डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तावना के कितने भाग बताए, तो उनको लिख सकते हैं। ये वाद विवाद जब चल रहा था उसी समय उन्होंने ये बात कही थी। प्रस्तावना के 3 भाग हैं, 3 भागों में उन्होंने विभाजित किया। पहला भाग है घोषणात्मक। इस भाग में हम भारत के लोग ये घोषणा कर रहे हैं कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 से इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। तो संविधान को अंगीकृत करने की, आत्मार्पित करने की, अधिनियमित करने की जो घोषणा है वह है घोषणात्मक भाव।
संविधान को अंगीकृत करने की जो घोषणा है, अधिनियमित करने की जो घोषणा है, हम भारत के लोग वो कर रहे हैं 26 नवंबर को। तो ये हो गया घोषणात्मक भाग। दूसरा भाग डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं वर्णनात्मक भाव। संविधान का वर्णनात्मक भाव की वर्णन है। तो राज्य के स्वरूप का जो वर्णन किया गया है वह है वर्णनात्मक भाव। कि भारत का जो गणराज्य है उसका वर्णन क्या होगा, तो 3 शब्द थे उसमें, संप्रभु, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बाद में पंथ निरपेक्ष और समाजवाद भी जुड़े, लेकिन उस समय जो शब्द थे वो था संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और तीसरा भाग वे बताते हैं लक्ष्य मूलक भाव। लक्ष्य मूलक भाग उद्देश्यों से संबंधित भाग, जो लक्ष्यों से संबंधित भाग है और बहुत आवश्यक भाग है, वे बताते हैं कि जिसमें हमारी लक्ष्यों का वर्णन है वह है लक्ष्य मूलक भाग। उस लक्ष्य मूलक भाग में है न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता। इस तरह 3 भागों की बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर। प्रश्न प्रीलिम्स में भी हो सकता है, 15 शब्दों के मेंस में भी हो सकता है। कौन कौन से भाग हैं, तो इन भागों का उल्लेख यहाँ किया जा सकता है। अब हम उन बातों को लेते हैं जो प्रस्तावना से सृजित होती हैं। प्रस्तावना से क्या निकलता है, प्रस्तावना के तत्व क्या हैं, इन एक एक शब्दों को हम लेंगे, एक एक शब्द का अर्थ लिखेंगे और भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल, कौन से प्रोविजंस, कौन से भाग उसको पुष्ट करते हैं वह भी लिखेंगे। क्या यह संविधान की उद्देशिका में आभूषण के रूप में लिखा हुआ है या वास्तव में इसको पूरा किया जा रहा है, उन सब को देखेंगे। प्रस्तावना के जो तत्व माने जाते हैं उनको हम लिखते हैं। 4 प्रकार के तत्व हैं प्रस्तावना के, संविधान की प्रस्तावना के तत्व। तत्वों में सबसे पहले है संविधान की सत्ता का स्रोत। संविधान की सत्ता का स्रोत क्या है। दूसरा है राज्य का स्वरूप क्या है। और तीसरा है कि शासन के लक्ष्य क्या है। और चौथा तत्व है कि संविधान का अधिनियमन कब हुआ। तो संविधान का अधिनियमन कब हुआ। अधिनियमन का तात्पर्य लागू होना नहीं है, इसको अधिनियमित कब किया, फ्रेम कब किया, बना के तैयार कब किया, वह है अधिनियमन का मतलब। संविधान का अधिनियमन का क्या हुआ। पहला तत्व लेते हैं, संविधान की सत्ता का स्रोत क्या है। वह पता लगता है संविधान की उद्देशिका से। पहली लाइन है हम भारत के लोग। भारत के लोग मतलब जनता। तो संविधान की जो सत्ता का स्रोत है वह है जनता, भारत की जनता है, पीपल ऑफ इंडिया है। हम भारत के लोग शब्दावली से 3 तरह के अर्थ निकलते हैं। पहला, संविधान की सत्ता का स्रोत क्या है, जनता। और इससे कौन सी संप्रभुता का निर्माण हुआ, तो उसको कहते हैं लौकिक संप्रभुता। लौकिक संप्रभुता का तात्पर्य है कि उस देश की संप्रभुता जनता में निवास करती है। तो यह पूछा जा सकता है कि अंतिम रूप से संप्रभुता कहाँ निवास करती है, तो वह भारत की जनता में निवास करती है। तो लौकिक संप्रभुता भी हम भारत के लोग से सृजित होती है। और तीसरा अर्थ निकलता है हम भारत के लोग
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के नहीं, हम भारत के लोग से तात्पर्य है कि हम विभिन्न राज्यों के निवासी नहीं हैं, बल्कि भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं। तो 3 अर्थ इससे राष्ट्रीय एकता का बोध होता है। 3 अर्थ यहां से निकलते हैं। उसके बाद बात आती है राज्य के स्वरूप की, कि राज्य का स्वरूप क्या है। राज्य के स्वरूप के संबंध में गणराज्य के साथ 4 विशेषण हैं, अर्थात 5 शब्दों में राज्य के स्वरूप, राज्य की प्रकृति, राज्य का नेचर, स्टेट नेचर, राजस्थान का नहीं भारत का, उसको व्याख्या शब्द दिया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन, समाजवादी, सेक्युलर, सोशलिस्टिक समाजवादी, और पंथ निरपेक्ष सेक्युलर, डेमोक्रेटिक लोकतंत्रात्मक, और रिपब्लिक गणराज्य। इनका एक एक का अर्थ लेते हैं हम विस्तार के साथ कि हम कैसे हैं। ये स्वरूप में जो बात करते हैं हम, राज्य के स्वरूप में जो पहला शब्द आता है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके लिए एक छोटा शब्द आप प्रयुक्त करते हैं संप्रभु, सॉवरेन, दोनों का मतलब एक ही है। अब लिखने में संप्रभु लिख सकते हैं, शब्द बचेंगे आपके। तो संप्रभु से क्या तात्पर्य है? संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक तत्व होता है। यदि वह नहीं है उसके पास तो राज्य को संप्रभु राज्य नहीं कहा जाएगा। 4 तत्व हैं। भूभाग होना चाहिए राज्य के पास, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता से तात्पर्य है कि वह देश अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने में सक्षम हो, स्वतंत्र हो। अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत संप्रभु राज्य नहीं था, वो निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं था। 15 अगस्त 1947 को भारत संप्रभु राज्य बना और गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 को। संप्रभु राज्य बन गया। यहाँ आंतरिक मामलों, बाह्य मामलों में निर्णय लेने में पूरी स्वतंत्र है। संविधान में वो प्रावधान जहां वो लगता है कि ये स्वतंत्र है, अनुच्छेद 245 में ये प्रावधान है कि संसद पूरे भारत के राज्य क्षेत्र के लिए और उसके किसी भाग के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। 246 में उस विषय वस्तु का उल्लेख है कि वो कौन से विषयों में कानून बना सकती है। 7वीं अनुसूची इसके लिए जोड़ी गई, जिसमें 3 सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर संसद बनाती है, राज्य सूची पर प्रांत की विधानमंडल बनाते हैं और समवर्ती सूची पर दोनों बनाते हैं। इस तरह आंतरिक विषय जितने भी हैं उन पर विधि बनाने में सक्षम है, तो पूरा अधिकार हमें मिल गया। बाह्य मामलों में संघ सूची की एंट्री जो समवर्ती सूची में 7वीं अनुसूची में संघ सूची है, उसमें एंट्री नंबर 10 से लेकर 16 तक, 10 से लेकर 16 तक वैदेशिक मामलों का उल्लेख है। विदेशी राज्य, संयुक्त राष्ट्र संघ, राजनयिक डिप्लोमेटिक इश्यूज, युद्ध और शांति, इस तरह के मामलों में जो विधि बनाने का अधिकार है वह संसद को है और उसको एग्जीक्यूट करने का अधिकार कार्यपालिका को है। तो हम आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ये प्रश्न हो सकता है कि जब राष्ट्रमंडल की हम सदस्यता ले रहे हैं या विभिन्न कन्वेंशंस को मान रहे हैं या वो बाध्यकारी हैं, हमारे WHO की गाइडलाइन है या और जो हम संधियां करते हैं, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी संप्रभुता को चोट पहुंचाती हैं, आघात पहुंचाती हैं। ये आक्षेप हो सकता है, लेकिन ये आक्षेप पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि किसी भी देश के लिए जो सर्वोपरि चीज़ होती है वह होते हैं उसके राष्ट्रीय हित। तो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए वह सम्मानजनक समझौते कर सकती है। राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता ली गई थी वह पूरी तरह हमारी इच्छा से दी थी और हमें कहीं भी हमारी संप्रभुता से
समझौता नहीं कर रहे थे हम, बल्कि हम उन देशों के साथ मिल रहे थे जो हमारे जैसे ही थे। राष्ट्रमंडल के देश वे थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे थे, तो उसमें एक साम्राज्य वाले देश ब्रिटेन को छोड़ के बाकी सब तो हमारे जैसे गुलाम थे, तो हमारे भाई बंधु जैसे ही थे, तो उनके साथ हमारे हित जुड़े हुए थे, हमें सहयोग की आवश्यकता थी और हमने उसको फॉलो किया। जितनी भी संधियां हैं उनको निभाते हैं, वह भी हमारे हितों के लिए। उदारीकरण को जब हमने लागू किया, ग्लोबलाइजेशन को लागू किया, तो हमारे हित थे जिनकी वजह से हमने उनको लागू किया और हमारी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया। एक विचारक हैं, एक या दो विचारक हैं, इन्होंने किताब लिखी है एक, और उसमें कहा है, कोहेन एंड नाई, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारक हैं। इन्होंने कहा है कि जो संप्रभुता है, स्वतंत्रता है, वो एक ऐसी चीज हो गई है कि हम एक दूसरे के लिए निर्भर हैं, परस्पर निर्भर हैं और जटिलता के साथ निर्भर हैं। उसको नाम दिया है इन्होंने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी। जटिल परस्पर अंतर्निर्भरता, कि हमारे जो हित हैं, हमारी चुनौतियां हैं, हमारी आवश्यकताएं वो इस तरह हो गई कि विभिन्न देशों से जाके उसकी पूर्ति होती है। एक देश डेयरी प्रोडक्ट में बहुतायत मात्रा में निर्यात कर रहा है, दूसरे देश अनाज का उत्पादन ज़्यादा कर रहा है, तीसरा हार्डवेयर का कर रहा है, चौथा सॉफ्टवेयर का कर रहा है, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं और ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी की स्थिति है और कहीं भी हमने संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया है। दूसरा शब्द आता है स्वरूप में संपूर्ण संप्रभु के बाद समाजवादी। समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में स्थान दिया 42वें संविधान संशोधन में। बयालीसवें संविधान संशोधन में इसको स्थान दिया समाजवादी शब्द को। 1976 में 3 जनवरी 1977 से लागू है। समाजवाद की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। एक जोड़ महोदय हुए हैं, राजनीति विज्ञान के विचारक हैं, वो ये कहते हैं कि समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है, ऐसी टोपी की तरह है, जिसने भी इसको पहना है उसके सिर के हिसाब से इसने आकार ग्रहण कर लिया। एक मार्क्सवादी समाज है, साम्यवादी समाज, जो बात करता है वर्ग विहीन राज विहीन समाज की। और हमारा जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद है जो कि फेबियनवाद से प्रभावित है। फेबियनवाद से प्रभावित है। फेबियनवाद ऐसी विचारधारा है जिसमें उदारवादी व्यवस्था में कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी तत्वों को मिला दिया जाए तो वो फेबियनवाद बन जाती है। नेहरू जी भी उससे प्रभावित थे। समाजवाद से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें समुदाय के संसाधनों का जो वितरण है वो सामूहिक हित में हो। समुदाय के साधनों का वितरण समुदाय के हित में हो, समुदाय के हित में होना चाहिए और धन पर और उत्पादन के साधनों पर अहितकारी संकेंद्रण नहीं हो, कुछ ही लोगों का कब्जा नहीं होना चाहिए और आय की बहुत ज्यादा विषमताएं नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था कहलाती है। इस शब्द को नहीं भी रखते तो भी बहुत सारी चीजें ऐसी थीं जो हमको यहाँ सिद्ध कर रही थी कि हम समाजवादी तत्वों को धारण करते हैं। समाजवाद जो तत्व हैं ये वो हमारे संविधान में कहाँ है, कहाँ पुष्ट होते हैं? भाग 4 है नीति के निर्देशक तत्व, उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं जो समाजवाद को पुष्ट करते हैं और स्पष्ट रूप से जो आर्टिकल है जो समाजवाद को पुष्ट करता है वो है अनुच्छेद
39B और 39C। 39B में प्रावधान है कि समुदाय के संसाधनों का वितरण लोक हित में हो, सामूहिक हित में होना चाहिए। और अनुच्छेद सी में 39C में प्रावधान है कि धन और उत्पादन के साधनों का ऐसा संकेंद्रण नहीं हो जो लोक हित के प्रतिकूल हो या लोक हित के अहितकारी संकेंद्रण ना हो उसका। तो इस तरह वो संकेंद्रण, सेंट्रलाइजेशन को रोकना चाहते हैं और उत्पादन के साधनों का वितरण होना चाहिए, समुदाय के संसाधनों का वितरण होना चाहिए सामूहिक हित में। तो सामूहिक हित की बात करते हैं ये दो आर्टिकल। इन दो के लिए एक बड़ा प्रावधान और किया, जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो परिवर्तनीय नहीं है, उनको लागू नहीं कराया जा सकता फोर्सफुली, और मूल अधिकार हैं उनको लागू कराया जा सकता है। तो वरीयता मूल अधिकारों को मिलती है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में दो ये प्रावधान ऐसे हैं जिसको मूल अधिकारों पर भी वरीयता दी गई है। 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में एक अनुच्छेद जोड़ा, अनुच्छेद 31C। 31C में यह प्रावधान किया कि यदि राज्य अनुच्छेद 39B और 39C के निर्देशों की पालना के लिए कोई विधि बनाता है तो उसको इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 का अतिक्रमण करता है। अर्थात इस प्रावधान को मूल अधिकारों पर वरीयता दे दी गई। जब मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे इसको, अभी इतना हिंट के लिए कि ये दो बातें ऐसी हैं जो इसको सिद्ध करते हैं कि हम समाजवादी व्यवस्था के तत्वों को धारण करते हैं। एक प्रश्न यह हो सकता है कि जो समाजवाद की अवधारणा है वो कौन से न्याय में निहित है। 3 न्यायों का उल्लेख कर दिया जाए कि समाजवादी अवधारणा है वो कौन से न्याय में है, सामाजिक न्याय में है या आर्थिक न्याय में है या राजनीतिक न्याय में है। यदि पहले से नहीं पढ़ा हुआ है, नहीं पता है और एग्जामिनेशन हॉल में देखते हैं तो वहाँ इतना प्रेशर होता है कि बहुत ज़्यादा सोचते समझते नहीं है और हमारा सीधा सीधा ये ध्यान जाता है कि इसका उत्तर सामाजिक न्याय होगा, ये ध्यान जाता है। लेकिन वास्तव में ये जो अवधारणा है समाजवाद की वह आर्थिक न्याय में छुपी हुई है। तो प्रश्न हो कि समाजवाद की अवधारणा कहाँ छुपी हुई है, तो वह आर्थिक न्याय में छुपी हुई है, सामाजिक न्याय में नहीं, आर्थिक न्याय में। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ये समाजवादी अवधारणा। इसके संबंध में 2 केस लॉज का उल्लेख करना भी आवश्यक है। एक है DS नाकारा बनाम भारत संघ। DS नाकारा बनाम भारत संघ। नाकारा सरनेम होगा, ये कोई चरित्र की दृष्टि से नाकारा नहीं होगा कि कुछ भी निकम्मा। नाकारा आदमी तो केस ही क्यों करता। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का समाजवाद है वह मार्क्सवादी समाजवाद और गांधीवाद का मिश्रण है, जिसमें झुकाव गांधीवाद की ओर है। मार्क्सवाद प्लस गांधीवाद का मिश्रण है और उसमें जो झुकाव है वह गांधीवाद की ओर है। एक केस और है जीवी पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। उसमें यह कहा है कि यह समाजवाद का उद्देश्य है गरीबी, उपेक्षा, भुखमरी आदि की असमानताओं को दूर करना, आय की असमानताओं को दूर करना, शिक्षा की प्राप्ति कराना। तो ये उद्देश्य इस केस में बताया गया है। तो ये समाजवादी तत्व हुआ। ये समाजवाद का मैंने बताया भी था। ब्रजेश्वर प्रसाद जी ने जो शब्द रखा था उसमें सोशलिस्टिक ऑर्डर की बात की थी। तो ब्रजेश्वर प्रसाद का भी नाम लिख सकते हैं यहाँ जब इसका वर्णन करें कि सिद्ध करो कि हम समाजवादी राज्य हैं, या समाजवाद की प्रस्तावना में क्या औचित्य है।
तो वहाँ छोटा सा उल्लेख कर सकते हैं कि ब्रजेश्वर प्रसाद जी ने भी सोशलिस्टिक ऑर्डर की बात कही थी संविधान सभा में संशोधन प्रस्ताव में। तो ये उस समाजवाद की बात हुई। अगला तत्व है पंथ निरपेक्ष। सेक्युलर, इसको भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में स्थान दिया, जोड़ा बाद में। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा या राज धर्म नहीं होगा, ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। ये पंथ निरपेक्षता का एक नकारात्मक अर्थ है। भारत में जो अर्थ लिया है वह है सकारात्मक। भारत में सकारात्मक अर्थ लिया है और उस अर्थ का मतलब है सर्वधर्म समभाव। ये नहीं भी जोड़ते तो भी भारत की प्रस्तावना के साथ साथ प्रस्तावना में भी धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रस्तावना, वहां भी यह निहित है। और कहीं भी हमने पूरे संविधान में भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं रखा है जो धर्म के आधार पर वरीयता देता हो। तो नहीं भी जोड़ते तो फर्क नहीं पड़ता। सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव की बात भारत की सकारात्मकता है। सनातन काल से ही सर्वधर्म समभाव यहाँ चलता आ रहा है। पंथ निरपेक्षता शब्द नहीं भी रखते, संकीर्ण परिभाषा की हमें जरूरत ही नहीं थी। हम तो बहुत पहले से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो हम तो सर्वे भवन्तु वाले हैं पहले से ही। भारत के संविधान की जो विशेषता है पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में, वह है सर्वधर्म समभाव की बात। समान आदर करता है ये भारत का संविधान, सभी धर्मों का समान आदर करता है और मान्यता देता है, सभी धर्मों को मान्यता देता है। धर्म के मामले में निरपेक्ष नहीं है, तटस्थ है। और जहां जरूरत लगती है वहां युक्ति युक्त निर्बंधन भी लगाता है, रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है, युक्ति युक्त निर्बंधन भी लगाता है। चाहे वो सबरीमाला का मुद्दा हो या ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, तो वहां भी युक्ति युक्त निर्बंधन भी लगाता है। तो ये एक सकारात्मक अवधारणा सर्वधर्म समभाव की, इसको जोड़ा। अब एक प्रश्न इसमें यह हो सकता है कि वो कौन से प्रावधान है जो भारत के संविधान को या भारत के राज्य को पंथ निरपेक्ष घोषित करते हैं। अलग से प्रश्न भी हो सकता है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, सिद्ध करो। तो अर्थ बताने के साथ साथ संबंधित आर्टिकल भी आपको बताने पड़ेंगे कि पहली बात तो भारत में संविधान में समता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 स्पष्ट रूप से धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16(2) में अगेन ये बात है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा, तो 16 अगेन करता है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, धार्मिक स्वतंत्रता है। 29-30 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया है। तो ये वो प्रोविजन है जो सिद्ध करते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। एक प्रश्न ये हो सकता है कि पश्चिम की पंथ निरपेक्षता को भारत की पंथ निरपेक्षता से क्या सीखने की जरूरत है, या पाश्चात्य देशों को भारत की पंथ निरपेक्षता की अवधारणा से क्या सीखना चाहिए। तो वहां आप कह सकते हैं कि पश्चिम में, वेस्टर्न कंट्रीज में जो पंथ निरपेक्षता की अवधारणा है उसमें राज्य और धर्म को अलग अलग माना गया है। ये दोनों अलग अलग हैं, राज्य का धर्म के मामलों में कोई लेना देना नहीं है। ये वहाँ की अवधारणा है जो कि संकीर्ण अवधारणा है, नकारात्मक अवधारणा है। भारत की अवधारणा से वह सीख सकते हैं कि भारत में सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है, सभी धर्मों को मान्यता दी जाती है, सर्वधर्म समभाव की बातें हैं, अल्पसंख्यक धर्मों के हितों की रक्षा के प्रावधान किए जाते हैं। तो ये सब बातें उनको सीखनी चाहिए। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि धर्म
और पंथ में क्या अंतर है, धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में क्या अंतर है। प्रश्न बनने की संभावना इसलिए कम है क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इंग्लिश में, और पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष दोनों के लिए शब्द आता है सेक्युलर, सेक्युलर शब्द आता है दोनों के लिए, तो संभावना कम है। और फिर भी बनाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं DHA और PANTHA, इस तरह बना सकते हैं। तो हमें उत्तर लिखना पड़ेगा। जो पंथ है वो प्रतिनिधित्व करता है एक संकीर्ण संप्रदाय का, एक संकुचित अवधारणा है, छोटा सा एरिया संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसकी बातें करता है। तो यहां धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर भेदभाव की बात नहीं है। इस पंथ के लिए शब्द आता है रिलीजन, और धर्म के लिए पूरे अंग्रेजी के शब्दकोश में उसकी जो समानार्थी व्याख्या कर सके कोई शब्द ही नहीं है, जो उसके वास्तविक अर्थ को दे सके धर्म के को, इस तरह का कोई शब्द है ही नहीं। तो ये तो पंथ निरपेक्षता की बात जो यहाँ हो जाएगी वो हो सकती है, धर्म निरपेक्षता होना बहुत मुश्किल है। धर्म क्या है? प्राचीन भारतीय संस्कृति के हिसाब से धर्म की परिभाषा देखें तो एक ध्री नाम का धातु है, ध्री धातु से बना है धर्म। उसका मतलब है धारण करना। क्या धारण करना? अच्छे मूल्यों को धारण करना, कर्तव्यों को धारण करना, धैर्य को धारण करना, संस्कारों को धारण करना, इन सब को धारण करना। तो ये मानवीय मूल्य है, इनको धारण करना धर्म है। तो इससे निरपेक्षता तो संभव ही नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। मनु संहिता में धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति, क्षमा, दमो अस्तेय, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणों। 10 लक्षण बताए हैं उसमें। धैर्य है, क्षमा है, और पवित्रता है, इंद्रिय निग्रह है, संयम है, अस्तेय है, चोरी नहीं करना, बुद्धि को अच्छे काम में लगाना, विद्या, सत्य और अक्रोध, क्रोध नहीं करना। इस तरह के 10 लक्षण मनु संहिता में बताए गए हैं। तो उनसे निरपेक्ष होना तो मानवीय मूल्यों के खिलाफ होगा। तो यहाँ थोड़ा सा इसका वर्णन कर सकते हैं यदि ऐसा आ जाए तो। पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, अरुण राय बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भारत की पंथ निरपेक्षता का सकारात्मक अर्थ है, सकारात्मक अर्थ है, और उसका मतलब है कि सब लोगों को सब धर्मों का ज्ञान हो, सभी लोगों को सभी धर्मों का ज्ञान हो, और यह ज्ञान या यह अवधारणा लोगों में परस्पर आदर की भावना का बीजारोपण करता है, अंकुरण करता है। तो यह आदर का बीज बोता है। तो ये एक अच्छी बात इन्होंने कही है। पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में एक केस लॉ का और उल्लेख करते हैं, वह है SR बोमई, ये ज्यादातर लोग जानते होंगे, बनाम भारत संघ 1994 का केस है। इसमें पंथ निरपेक्षता को संविधान की आधारभूत विशेषताओं में बताया। केशवानंद भारती में आधारभूत संरचना का सिद्धांत आया था, अगली क्लासों में उसको विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ लिख लेते हैं कि पंथ निरपेक्षता को इस केस में संविधान की आधारभूत संरचना बताया। नेक्स्ट शब्द लेते हैं लोकतंत्रात्मक। जो भारत का स्वरूप है उसमें एक शब्द है लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के डेमोक्रेसिया शब्द से बना है,
दो शब्द हैं उसमें, एक डेमोस, दूसरा क्रेसिया। डेमोस मतलब लोग, क्रेसिया मतलब शासन। तो लोगों का शासन जो है वह है लोकतंत्र, लोगों का शासन। लोकतांत्रिक व्यवस्था से ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है जो स्वतंत्रता और समानता पर आधारित है और वहाँ के नागरिकों को राजनीतिक सहभागिता प्राप्त है, शासन में सहभागिता प्राप्त है, उनको चुनने का अधिकार है और चुने जाने का अधिकार है। तो एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में कह सकते हैं, ये व्यवस्था कैसी है? एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है जो कि स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। लोकतंत्र दो प्रकार का हो सकता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र के टॉपिक में पूरा विस्तार से करेंगे। भारत में जिस लोकतंत्र को अपनाया है वह है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो ये लोगों का शासन है, यहाँ डायरेक्ट लोग नहीं करके लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वह प्रतिनिधि सरकार का संचालन करते हैं। तो प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया है और उत्तरदायी संसदीय व्यवस्था अपनाई है। लोकतंत्र में भी उत्तरदायी संसदीय व्यवस्था अपनाई है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, उसमें उत्तरदायी, हमें उत्तरदायी चाहिए थी, स्थायी नहीं चाहिए थी। रेस्पॉन्सिबल हो जनता के प्रति। स्थायी तो बहुत देख लिए थे, अंग्रेजों का 200 साल का शासन स्थायी था उसमें कोई काम चला नहीं। उत्तरदायी चाहिए था। संसदीय व्यवस्था उत्तरदायी संसदीय व्यवस्था है। स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 75 में भारत की जो संघ की मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और 164 के हिसाब से राज्यों की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। इस तरह हमने इस व्यवस्था को अपनाया, तो हम लोकतंत्र हैं, उत्तरदायी हैं। दूसरा, अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है और स्वयं प्रतिनिधि के रूप में प्रत्याशी होने का अधिकार है। यदि उसको स्वयं को चुनेंगे लोग तो वह भी प्रतिनिधि बन सकता है। पूरी राजनीतिक सहभागिता लोकतांत्रिक है। राजनीति में पार्टिसिपेशन, सरकार में पार्टिसिपेशन जनता का हो, ये लोकतंत्र की अवधारणा है। लोकतंत्र के रूप में हमने त्रिस्तरीय लोकतंत्र अपनाया है। 3 स्तर का लोकतंत्र है। लोकतंत्र के 3 स्तर हैं। संघ के स्तर पर संसद, राज्यों के स्तर पर विधानमंडल या विधानसभा और स्थानीय स्तर पर ग्राम है तो पंचायत और शहर है तो नगर पालिका। तो स्थानीय स्तर पर भी लोकतंत्र अपनाया है। ग्रास रूट लेवल तक लोकतंत्र है हमारा। स्थानीय स्तर पर पंचायत और नगर पालिका, तो ये 3 स्तर हैं लोकतंत्र के और 3 आयाम हैं लोकतंत्र के, 3 डायमेंशन हैं लोकतंत्र के। जब आप लिखें तो ढंग से लिखें। पूछ ही लिया जाए भारत का लोकतंत्र कैसा है, त्रिस्तरीय त्रिआयामी, 3 डायमेंशन है। सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र। इनकी पुष्टि होती है भाग 4 में डीपीएसपी में, और राजनीतिक लोकतंत्र की पुष्टि होती है मूल अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में। तो ये 3 लोकतंत्र हैं। और ये जो लोकतंत्र है ना, कई राजनीतिक मूल्यों की आधारशिला और पूर्व शर्त है। जैसे लोकतंत्र कुछ राजनीतिक मूल्यों का आधार है। कौन कौन से? न्याय, स्वतंत्रता और समानता, इनका आधार और पूर्व शर्त ही है। यदि लोकतंत्र नहीं होगा तो ये तीनों भी नहीं होंगे।
लोकतंत्र इसीलिए तो हमें चाहिए था कि इनकी पूर्ति करनी थी, कि न्याय भी मिले, स्वतंत्रता भी मिले और समानता भी मिले। तो ये लोकतंत्र इन तीनों का आधार है और पूर्व शर्त है। पूर्व शर्त से तात्पर्य लोकतंत्र पहले होना चाहिए, उसके बाद ये तीनों चीजें आएंगी। तो ये लोकतंत्र की बात रही। एक शब्द था उद्देश्य प्रस्ताव में संप्रभु गणराज्य। लोकतंत्रात्मक शब्द उस समय नहीं था, बाद में जोड़ा। उस जोड़ने के पीछे कारण यह था कि हम पूरे स्तरों पर, सभी स्तरों पर लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, केवल गणराज्य नहीं रखना चाहते। गणराज्य से तात्पर्य तो ये हो जाएगा कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष है वो निर्वाचित हो, बाकी भले कोई कैसे भी हो, मनोनीत हो या कैसे भी हो। तो हमने व्यवस्था की सभी संवैधानिक पदों पर निर्वाचित लोग होंगे, राज्य के स्तर पर भी, संसद के स्तर पर भी। और बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन में पंचायतों को और नगर पालिकाओं को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अगला शब्द आता है गणराज्य। ये शब्द बड़े आसान से लगते हैं कि हाँ सब आराम से लिख देंगे, लेकिन जब इसकी छोटी सी डिटेल करने चाहते हैं, नंबर तब मिलेंगे जब आप अच्छे तथ्य देंगे, तर्क देंगे, उसके साथ उसको पुष्ट करेंगे। ये पूछ लिया जाए कि भारत गणराज्य कैसे सिद्ध करो, अब लिख दोगे साहब भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति है, और जहां राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है उसको गणराज्य कहते हैं। वंशानुगत होता है उसको गणराज्य नहीं कहते हैं। तो गणराज्य की पहली शर्त तो यह है कि उसका जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, राष्ट्र का प्रधान है, जो सर्वोच्च पद है, वह निर्वाचित हो, वंशानुगत नहीं हो। और दूसरा है कि उसका निश्चित कार्यकाल हो, निर्वाचित भी कर दिया और उसका कार्यकाल मृत्यु पर्यंत कर दिया। 35-40 साल के व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया, 90 साल तक वो जिंदा रहता है, कि 50 साल झेलोगे उसको गणतंत्र कहेंगे, गणराज्य कहेंगे? नहीं कहेंगे। निर्वाचित हो, पहली शर्त। दूसरा, निश्चित कार्यकाल हो, एक फिक्स कार्यकाल के लिए हो। इसकी पुष्टि कहां होती है? इसकी पुष्टि संविधान के प्रावधानों में ही होगी। कैसे होगी? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में यह प्रावधान है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो राष्ट्र का प्रधान हो गया, जिसमें कार्यपालिका शक्ति निहित होगी वो राष्ट्र का प्रधान हो गया और वो राष्ट्रपति होगा। फिर क्या होना चाहिए? वो निर्वाचित होना चाहिए। तो अनुच्छेद 54 में प्रावधान है कि संसद और विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य उसका निर्वाचन करेंगे, तो निर्वाचित भी हो गया। फिर अगली शर्त है कि उसका कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, तो वो प्रावधान भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 56 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक के लिए कार्य करेगा। तो ये वो अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 55 नहीं 56, 55 में तो प्रक्रिया है निर्वाचन की, 56 में कार्यकाल है 5 वर्ष की। तो ये प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि भारत एक गणराज्य है। तो यह तो हुआ स्वरूप, गणराज्य के साथ 4 विशेषणों के साथ स्वरूप हो गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब बात करते हैं शासन के लक्ष्यों की। इसी के लिए तो संविधान बन रहा था। जो संविधान बनाने का उद्देश्य था वो लक्ष्य तो थे। इनकी भी विशद व्याख्या करते हैं एक एक शब्द की। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन इससे बन सकता है कि शासन के लक्ष्यों का विस्तार संविधान के कौन से भाग में है? प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है, कौन से भाग में हो? एक एक शब्द का तो हम लेंगे ही। इसमें कर सकते हैं कि जो इसका विस्तार है वो भाग 3 फंडामेंटल राइट्स और भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के भाग में है। तो 2 भागों में इनका विस्तार है। एक एक लक्ष्य लेते हैं। सबसे पहले बात है न्याय की। दूसरा लक्ष्य है स्वतंत्रता। तीसरा लक्ष्य है समानता और चौथा लक्ष्य है
बंधुता। न्याय, 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 न्याय। अनुच्छेद 38 में भी तीनों शब्दों का उल्लेख है। सबसे पहले अनुच्छेद 38 का हवाला दे सकते हैं। अनुच्छेद 38 में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें उसकी संस्थाएं, संसद, विधानमंडल और जो कार्यालय हैं वो सभी, सीएजी का हो, एजी का हो, वो सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अनुप्रमाणित करें, उसकी वृद्धि करें, उसको अभिव्यक्त करें, सुनिश्चित करें। तो अनुच्छेद 38 में निर्देश है कि ये सब राज्य स्थापित करे। एक एक करके लेते हैं। सामाजिक न्याय से तात्पर्य यह है कि विषमता का अंत हो, विषमता का अंत हो, शोषणकारी व्यवस्था का अंत हो। किसी को पद के आधार पर, उपाधि के आधार पर, धन के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, धर्म के आधार पर ऊंच नीच का व्यवहार नहीं किया जाए। तो ऊंच नीच का व्यवहार नहीं हो, शोषणकारी व्यवस्था समाप्त हो, विषमता समाप्त हो, ऐसी स्थिति को कहते हैं सामाजिक न्याय की अवधारणा। संविधान में कौन से प्रावधान है जो पुष्ट करते हैं कि हमने सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया या प्रावधान किया है? अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, 15 में किसी भी आधार पर विभेद का निषेध है, 16 में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 स्पष्ट रूप से अस्पृश्यता का अंत करता है। सामाजिक अन्याय में जो सबसे बड़ा कारण रहा है भारत का, वो है अस्पृश्यता, और उसकी समाप्ति करता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 16 में सामाजिक न्याय की पूर्ति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। अनुच्छेद 16 में 4 में आरक्षण का प्रावधान किया स्पष्ट रूप से। अनुच्छेद 330 में संसद में एससी एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण दिया। अनुच्छेद 332 में विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। इसके अलावा अनुच्छेद 46 में, यूं तो पूरा का पूरा भाग 4 सामाजिक न्याय के पक्ष में है, लेकिन स्पष्ट करें तो 46 में स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्गों के लिए आय और शिक्षा में अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। तो यह है। अनुच्छेद 21(1) शिक्षा को मूल अधिकार बनाया है, तो वहां सामाजिक न्याय की बढ़ावा की है। 21 को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार दिया है अनुच्छेद 21 में, तो वहां सामाजिक न्याय की अभिवृद्धि की है। और सामाजिक न्याय की अभिवृद्धि के लिए जो प्रयास किए हैं उनमें आयोगों की स्थापना की है। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग, NCBC, तो इन आयोगों का भी प्रावधान किया है। तो इस तरह सामाजिक न्याय की पूर्ति की गई है। फिर है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय की बातें वही होंगी लगभग जो समाजवाद की बातें थी। वही समुदाय के संसाधनों का वितरण लोक हित में हो, आय की असमानताओं का अंत हो। अनुच्छेद 38(2) का और उल्लेख कर सकते हैं। उसमें राज्य को निर्देश दिया है कि राज्य आय, संपत्ति और संपदा की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। 38(2) में है कि राज्य आय, संपत्ति और असमानता, संपत्ति और संपदा की असमानता, इसको कम करने का
प्रयास करेगा राज्य। 38(2) में पूरा का पूरा अनुच्छेद 39 आर्थिक न्याय की व्यवस्था करता है। उसमें विशेष रूप से अनुच्छेद 39 के साथ और भी बहुत सारे प्रावधान है, बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जब स्पष्ट करेंगे तो आप 39B और 39C ये वो प्रावधान है जो आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। इन दोनों में कोई समुदाय के संसाधनों का वितरण, सामूहिक हित में हो और धन और उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण ना हो। इनके लिए विधि बनाने के संदर्भ में अनुच्छेद 31C का प्रावधान किया 25वें संविधान संशोधन में, जिसमें वरीयता दी कि इन दोनों के लिए विधि बनाई जाएगी तो उनको इस आधार पर अवैध घोषित नहीं करेंगे कि वो अनुच्छेद 14, 19 और 31 का अतिक्रमण करते हैं। तो इस तरह वरीयता वहाँ दे दी गई और बाकी समाजवादी वाली बातें काफ़ी इसमें आ जाएंगी। तो ये हो गया आर्थिक न्याय। तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का जो आधार है वो है समानता और स्वतंत्रता। स्वतंत्रता और समानता राजनीतिक न्याय है। वयस्क मताधिकार के रूप में अनुच्छेद 326 है। समानता का अधिकार फंडामेंटल राइट्स में है। स्वतंत्रता का अधिकार फंडामेंटल राइट्स में है। 14 से 18, 19 से 22 तक है। सारी व्यवस्थाएं इसके लिए की हुई हैं, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरे प्रावधान किए हुए हैं इसके लिए। शासन में सहभागिता हो तो पूरी सहभागिता का प्रयास किया कि चुने जा सकते हैं, चुन सकते हैं, ये सब राजनीतिक न्याय की बात है। अब यहाँ ये प्रश्न हो सकता है कि इन तीनों न्यायों में वरीयता किसको दी जाए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो इस संदर्भ में मैं डॉक्टर अंबेडकर और पंडित नेहरू जी का एक कथन बोलना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक न्याय के बिना राजनीतिक न्याय निरर्थक है। आर्थिक न्याय के बिना राजनीतिक न्याय निरर्थक है तथा ऐसे विषमतापूर्ण समाज में जहां धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर, जाति के नाम पर, उपाधियों के नाम पर बहुत सारे भेदभाव हों, तो ऐसे भेदभाव से ग्रस्त समाज में सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय सारहीन है। दोनों ही सारहीन है। तो सबसे ज़्यादा वरीयता मिलेगी सामाजिक न्याय को, दूसरी मिलेगी आर्थिक न्याय को और तीसरी मिलेगी राजनीतिक न्याय को। इन दोनों की पूर्ति करने के लिए भाग 4 में प्रावधान है। राजनीतिक न्याय की पूर्ति के लिए भाग 3 में प्रावधान है। तो इस तरह लिख सकते हैं। सामाजिक न्याय के संदर्भ में एक केस का और उल्लेख किया जा सकता है, वो है अशोक कुमार बनाम भारत संघ केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनुच्छेद 38 में सामाजिक न्याय का उल्लेख है वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकारों में आता है, जीवन के अधिकार में आता है। अनुच्छेद 38 में जो सामाजिक न्याय का प्रावधान है, तीनों न्याय की बात है लेकिन एक न्याय की बात की है, सामाजिक न्याय की, कि सामाजिक न्याय वाला भाग या सामाजिक न्याय अनुच्छेद 21 में मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। तो केस का नाम है अशोक कुमार बनाम भारत संघ। तो ये 3 न्याय की बात हो गई। आगे है स्वतंत्रता। जो अगला लक्ष्य है प्राप्त करवाना, एक स्वतंत्रता तो अंग्रेजों से मिल गई थी राजनीतिक लक्ष्य के रूप में, यह स्वतंत्रता यहां देनी है नागरिकों को। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना। इन दोनों स्वतंत्रताओं को स्थान दिया है अनुच्छेद 19 में, मूल अधिकारों में, और इस स्वतंत्रता को स्थान दिया है अनुच्छेद 25 में। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। तो यहाँ पूरी तरह इन अधिकारों को मूल अधिकार के रूप में गारंटी के साथ दे दिया गया है, गारंटी के साथ दे दिया गया है। ठीक है, एक गारंटी शब्द की और बात कर लेते हैं। प्रश्न यदि आ जाए कि इन 3-4 चीजों में किसको गारंटी के साथ दिया गया है, एक शब्द आ जाता है सामाजिक न्याय, दूसरा शब्द आता है सामाजिक लोकतंत्र, तीसरा शब्द आता है सामाजिक समानता, और चौथा शब्द आता है समाजवाद। तो इनमें किसको गारंटी के साथ संविधान में दिया गया है? तो वो शब्द है समानता। सामाजिक समानता का जो अधिकार है वो गारंटी के साथ मूल अधिकारों में दिया गया है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप। स्वतंत्रता की बात हो गई, अब बात करते हैं समता की। इक्वलिटी, कौन सी इक्वलिटी? दो प्रकार की इक्वलिटी की बात है। एक तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, कि प्रतिष्ठा के आधार पर किसी को ऊंचा नीचा नहीं माना जाए, कि वो कोई साहब राजा रईस है, राजकुमार है, सुल्तान है, नवाब है तो इसलिए बड़ा है, सरकारी पद पर है इसलिए बड़ा है। तो प्रतिष्ठा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करे राज्य। दूसरा, अवसर की उसको समानता मिले, हर चीज में अपॉर्चुनिटी मिले, अपॉर्चुनिटी हर चीज में। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के लिए समानता का मूल अधिकार दिया अनुच्छेद 14 से 18 में। 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया, 18 में उपाधियों का अंत कर दिया ताकि कोई ऊंचा नीचा नहीं बने। अवसर की समानता में अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान किया। अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया, सबको चुने जाने का अधिकार है, सभी पदों पर नियुक्त होने का अधिकार है, सभी संवैधानिक पद जितने भी हैं उनको अधिकार दे दिया। अनुच्छेद 19G में आजीविका का अधिकार दे दिया सबको मूल अधिकार के रूप में। तो सबको समान अवसर और प्रतिष्ठा का अधिकार दिया, मूल अधिकार के रूप में उसकी पुष्टि की गई है। तो ये हो गई समानता की बात। फिर है साहब बंधुता, फ्रेटर्निटी, भ्रातृत्व की भावना, भाईचारे की भावना। दो प्रकार की भावना की बात है। एक तो है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, कैसी बंधुता हो? व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने वाली। और दूसरा है राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, बढ़ाने वाली बंधुता होनी चाहिए। इस बंधुता को अर्नेस्ट बार्कर ने सहकारिता का सिद्धांत कहा है। प्रश्न हो सकता है कि बार्कर ने या सहकारिता का सिद्धांत किसको दिया है, किसने दिया है? सहकारिता का सिद्धांत कहा है अर्नेस्ट बार्कर ने। एक क्वेश्चन और बनता है, ये उद्देश्य है राज्य के शासन के लक्ष्य, कि कौन सा लक्ष्य या उद्देश्य व्यष्टिवाद और समष्टिवाद, इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म, व्यक्तिवाद और सामूहिकवाद में सामंजस्य पैदा करता है या सामंजस्य बनाए रखता है? तो वो है बंधुता। तो बंधुता व्यष्टिवाद में और समष्टिवाद इसमें, कलेक्टिविज्म और इंडिविजुअलिज्म में
सामंजस्य बनाता है। कौन सा उद्देश्य? बंधुता वाला उद्देश्य। तो ये 2 क्वेश्चन प्रीलिम्स के अलग से बनते हैं। व्यक्ति की गरिमा से तात्पर्य है कि राज्य व्यक्ति को वरीयता देता है। इससे पहला अर्थ तो ये निकलता है कि राज्य सर्वाधिकारीवाद नहीं होगा, सर्वाधिकारवादी नहीं होगा राज्य। व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है, व्यक्ति को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। और अनुच्छेद 21 में जो जीवन का मूल अधिकार दिया गया है, उसकी व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस में ये कहा कि जो जीवन का अधिकार है वो गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। तो ये व्यक्ति की गरिमा वाला पार्ट हो गया मूल अधिकार। मूल अधिकार कौन से में? अनुच्छेद 21 में। केस का नाम है मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1976। एक केस और है LIC वर्सेज कंज्यूमर 1995 का केस है, उसमें पुष्टि हुई है। उसमें भी कहा है कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। तो ये व्यक्ति की गरिमा को भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं अनुच्छेद 21 के माध्यम से। उसको सार्वभौमिक वयस्कर मताधिकार देके, समानता स्वतंत्रता के अधिकार देके, मूल अधिकार, पूरे के पूरे मूल अधिकार व्यक्ति की गरिमा को सिद्ध करते हैं। अस्पृश्यता का अंत, शोषणकारी व्यवस्था का अंत करके वो सारे मूल अधिकार व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करते हैं। फिर है राष्ट्र की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द जोड़ा 42वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ दिया। एकता का मतलब है मनोवैज्ञानिक एकता। हम मन से ये माने कि हम सब एक देश के नागरिक हैं और हमारे लक्ष्य एक जैसे हैं। सब क्षेत्रीय भावनाओं से, जातिगत भावनाओं से, धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर हम अपने आप को एक राष्ट्र की एकता के सूत्र में पिरोएं। इसके लिए क्या काम किया सरकार ने? एक तो मूल कर्तव्यों में ये प्रावधान कर दिया कि नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया। भाग 4A अनुच्छेद 51A, वहां नागरिकों का कर्तव्य दे दिया कि वह क्षेत्रीय भावनाओं या जो विरोध की भावना है उनसे ऊपर उठ के सौहार्द की भावना का विकास करेंगे। दूसरा क्या किया? एकल नागरिकता का प्रावधान किया। राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए एकल नागरिकता अपने आप में बहुत बड़ा प्रावधान है। हम सब भारत के नागरिक हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, केरल, छत्तीसगढ़ के नागरिक नहीं है, बल्कि भारत के नागरिक हैं। तो एकल नागरिकता का प्रावधान किया यहाँ। दूसरा अखंडता। अखंडता का संदर्भ है भौगोलिक एकता से, भूभागीय एकता से, टेरिटोरियल यूनिटी से है। टेरिटोरियल यूनिटी के संदर्भ में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 1 में है। पहला तो अनुच्छेद 1 में है कि भारत राज्यों का संघ होगा और उस संघ से अलग होने का अधिकार राज्यों को नहीं दिया है, प्रावधान ही नहीं किया है। तो अनुच्छेद 1 राष्ट्र को जोड़ता है, अखंडता को जोड़ता है। दूसरा जो प्रावधान है वो संघ सूची की जो एंट्री है, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, और संघ सूची की जो पहली एंट्री है, फर्स्ट एंट्री जो है वह है राज्य की सुरक्षा। संघ सूची की जब एंट्रीज देखोगे आप तो पहली है राज्य की सुरक्षा। तो राज्य की सुरक्षा के संबंध में विधि बनाने का अधिकार संसद को है और राष्ट्र की अखंडता को सुनिश्चित करने का दायित्व भी संघ का है। सुरक्षा को सर्वोपरि माना है, इसीलिए पहली एंट्री सुरक्षा की है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता भी सुनिश्चित हो रही है संवैधानिक प्रावधानों से, व्यक्ति की गरिमा भी सुनिश्चित हो रही है संवैधानिक प्रावधानों से। यहाँ नागरिकों के कर्तव्यों की बात भी की जा सकती है। अखंडता के संदर्भ में नागरिक के कर्तव्य 4 में, भाग 4A में है। उसमें यह है कि भारत के नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसको अक्षुण्ण रखें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो ये वो प्रावधान है जो बंधुता को बढ़ाते हैं। ये लक्ष्यों की बात हुई। जो तत्वों की बात कर रहे थे उसमें चौथा तत्व आता है संविधान का अधिनियमन।
एनेक्ट कब हुआ, वो एक्ट कब बना उसका, तो वो डेट है 26 नवंबर 1949। लागू होने की तिथि नहीं है ये, मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को। इस दिन संविधान बना, अधिनियमित हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो अधिनियमन की जो तारीख है वो 26 नवंबर है और लागू होने की तारीख है वो 26 जनवरी 1950 है। यद्यपि 16 अनुच्छेद इस दिन से लागू हो गए थे, शेष संविधान यहां लागू हुआ था, फिर भी आप ये मत सोचना कि इसको आंशिक रूप से 26 नवंबर को लागू कर दिया और पूर्ण रूप से 26 जनवरी को लागू किया, क्योंकि अनुच्छेद 394 में यह प्रावधान है, 15 अनुच्छेदों का वर्णन करते हुए 394 खुद 16 में हो गया कि यह प्रावधान आज से लागू हो जाएंगे। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 से होगा और 26 जनवरी 1950 ही उसके प्रारंभ का दिन माना जाएगा। तो जो प्रारंभ का दिन है वह 26 जनवरी 1950 है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 394। तो हम ये आंशिक और पूर्ण के पचड़े में नहीं पढ़े, अदरवाइज ये नहीं लिखा हुआ होता तो हम 100% इसकी जो आरंभ की तिथि मानते वो 26 नवंबर 1950 मानते, क्योंकि जिस दिन एक आर्टिकल भी लागू हो गया तो यात्रा शुरू हो गई। यात्रा शुरू, बहुत सारे प्रावधानों को बहुत बाद में लागू किया, अब तक लागू नहीं किया। डीपीएसपी के बहुत सारे प्रावधान आज दिनांक तक लागू नहीं है, तो यूं थोड़ी कह सकते हैं कि वो लागू करे। अंतर्राज्यीय परिषद की जो बात थी वो 1990-91 में जाके लागू की है, तो सभी सब प्रावधान लागू हो जाएं अलग बात है। तो प्रारंभ का दिन 26 जनवरी 1950 माना गया उसका। जो भारत का संविधान है, इसका नाम भारत का संविधान ही क्यों है, तो उसके लिए भी प्रावधान है अनुच्छेद 393 में कि इसका नाम भारत का संविधान होगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा इसका नाम, जो ग्रंथ है उसका नाम। ठीक है, ये अधिनियमन की बात हो गई। अब कुछ बातें और कर लेते हैं। उन बातों में एक तो यह है कि प्रस्तावना का महत्व क्या है, और महत्व के साथ ही हम कुछ कमेंट्स की बात करेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने प्रस्तावना के लिए किन किन उपमाओं का प्रयोग किया है, कौन कौन से विशेषणों का उपयोग किया है, किन शब्दों में उसकी व्याख्या की है, उनको भी लेंगे साथ में। तो कमेंट्स देख लेते हैं पहले, कुछ कथन वाक्य जो हैं वह देख लेते हैं। इसमें पहला और अच्छा कथन आता है के.एम. मुंशी साहब का। वो संविधान के लिए कहते हैं कि संविधान की जो कुंडली है वो प्रस्तावना है। तो ये प्रस्तावना जो है क्या है, संविधान की जन्म कुंडली है। ये जो लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, जानते हैं, वो देखते हैं कि एक कुंडली होती है, उसमें कुछ 12 खाने होते हैं इस तरह, और उस 12 खानों में 9 ग्रह होते हैं अलग अलग जगह पे। कहीं मंगल है, कहीं गुरु है, कहीं शनि है, कहीं शुक्र है, कहीं चंद्र है, कहीं राहु है, इस तरह ग्रह होते हैं। इस कुंडली के आधार पर उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी ज्योतिष के अच्छे जानकार को मिल जाती है कि इसके जीवन में क्या क्या है, विस्तार क्या है, क्या होगा, कैसी स्थिति होगी, कैसा इसका स्वरूप होगा, कैसा इसका चरित्र होगा, कैसा इसका जीवन होगा, इसके क्या उद्देश्य होंगे, वो सब कुंडली में मिल जाता है। मंगल अच्छा है, प्रशासन में जाएगा, सूर्य अच्छा है, तेज बढ़िया होगा, शुक्र है, सौंदर्य होगा, चंद्र है, संपत्ति होगी, गुरु अच्छा है, गुरु अच्छे मिलेंगे, बुद्ध अच्छा है, बुद्धि मिलेगी। तो इस तरह सब चीज़ों का यहाँ पता लग जाता है। तो प्रस्तावना के माध्यम से भी संविधान के सारे चरित्र का, सारी स्थितियों का पता लग जाता है। और अभी हमने एक एक शब्द का जब विस्तार किया है तो वो स्पष्ट भी हो गया है कि सारी बातें तो प्रस्तावना में ही है कि हम क्या हैं, स्वरूप क्या है, हमारे लक्ष्य क्या है, और इनकी पूर्ति के लिए सरकार को बना दिया, गणराज्य बना दिया, गणराज्य के अंग हैं।
अलग अलग। तो ये प्रस्तावना जन्म की कुंडली है। और ये कहा के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जो प्रारूप समिति में भी सदस्य थे। और भारतीय विद्या भवन की उन्होंने स्थापना की। जयपुर में भी विद्याश्रम नाम से जो स्कूल है वो के.एम. मुंशी साहब ने भी, उनकी सोसाइटी ने ही तैयार करवाया था। अगले शब्दावली में लेते हैं ठाकुरदास भार्गव की। पंडित ठाकुरदास भार्गव कवि थे और इन्होंने संविधान की प्रस्तावना के बारे में कहा कि 5 बातें की इन्होंने कि यह सबसे सम्मानित भाग है। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। दूसरी बात की है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तीसरी बात कही है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। चौथी बात कही है कि प्रस्तावना संविधान का आभूषण है। और 5वीं बात कही है कि यह वह स्थान है जहां से संविधान का मूल्यांकन किया जा सकता है। यदि आपको संविधान का मूल्यांकन करना है तो प्रस्तावना को देख लीजिए। तो यह स्थान ऐसा है जहां से संविधान का मूल्यांकन किया जा सकता है। ये बातें ठाकुरदास भार्गव जी ने कही थी। इसके अलावा एक सदस्य थे, प्रारूप समिति के भी सदस्य थे, वो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इस प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। वो सदियों से जो हमारे सपने थे, भारतीय लोगों के जो सपने थे, उन सब को विचार के रूप में, आइडिया के रूप में प्रस्तावना में रख दिया। तो यह दीर्घकालिक सपनों का विचार है। और किस किस ने क्या कहा? एक वकील हैं, बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हुए थे, नानी पालखी वाला। केशवानंद भारती केस में भी ये वकील थे। 2 किताबें लिखी, वी द प्यूपिल और वी द नेशन। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है, परिचय पत्र है। और डॉक्टर अंबेडकर, उनका कथन तो लेना पड़ेगा, प्रश्न बन सकता है। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर बी.एन. राव अंबेडकर, इन्होंने कहा कि संविधान का पवित्र दस्तावेज है प्रस्तावना, कि ये एक पवित्र दस्तावेज है। पवित्र दस्तावेज की बात कही डॉक्टर अंबेडकर साहब ने। इसके अलावा एक न्यायाधीश हुए एम हिदायतुल्लाह साहब। हिदायतुल्लाह साहब ने कहा कि यह अमीर की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है और उससे ज़्यादा है। संविधान की आत्मा है तथा इसमें ऐसे गंभीर संकल्प हैं जिन्हें कोई क्रांति ही समाप्त कर सकती है, या क्रांति के बिना उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि आपके पास ऑप्शन में संविधान की आत्मा प्रश्न आए और ऑप्शन में भार्गव नहीं हो, ठाकुरदास भार्गव हो तो निश्चित रूप से वरीयता उसी को देनी है, और ठाकुरदास भार्गव नहीं हो तो हिदायतुल्लाह जी का नाम हो तो आप ऑप्शन में हिदायतुल्लाह कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये अमीर की घोषणा के समान है, स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, संविधान की आत्मा है और ऐसे गंभीर संकल्प हैं जिन्हें केवल क्रांति द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। तो ये शब्द इन्होंने कहे। और एक विचारक और लिख सकते हैं, अर्नेस्ट बार्कर, राजनीतिक शास्त्री हैं। इन्होंने कहा
कि प्रस्तावना को बनाने वालों की राजनीतिक बुद्धिमत्ता को मैं सम्मान प्रेषित करता हूँ, उनकी पॉलिटिकल विजडम को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, तथा ये प्रस्तावना संविधान का की नोट है। पहली बात कही उन्होंने कि वो राजनीतिक बुद्धिमत्ता, जो उनकी विजडम है, पॉलिटिकल विजडम निर्माताओं की, उसको सम्मान प्रेषित करता हूं। उसको सम्मान तथा प्रस्तावना संविधान का की नोट है, अर्थात उसका सार तत्व है। तो ये तो कुछ कथन थे, इनमें से आप सुविधानुसार, आवश्यकता अनुसार और स्थान अनुसार कितनी लिमिट है उसके हिसाब से चयन कर सकते हो। प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किस किसने क्या कहा। जेबी कृपलानी जी ने कहा कि इसमें न केवल राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन है बल्कि आध्यात्मिक सिद्धांतों का भी वर्णन है। उनमें मुख्य रूप से न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता है। अब इसका जो महत्व है, यदि कम शब्दों में लिखना पड़े, हम कोई वाक्य नहीं देख रहे, तो ये कह सकते हैं कि संविधान के व्याख्या में, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कई संदर्भों में, संविधान के निर्वचन में, इंटरप्रिटेशन में या व्याख्या में इसका महत्व है। क्या क्या महत्व है? एक तो इससे यह पता लगता है कि संविधान की सत्ता का स्रोत क्या है। संविधान की सत्ता का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, यह पता लगता है। दूसरा यह पता लगता है कि संविधान शासन को क्या उद्देश्य देना चाहता है, वो कौन से उद्देश्य देना चाहता है जिन्हें वो आगे बढ़ाना चाहता है और सरकार से पूरा करवाना चाहता है, उनको क्रियान्वयन करवाना चाहता है। तो उन उद्देश्यों का वर्णन भी यहाँ है। तो सरकार का दायित्व है कि उन उद्देश्यों को पूर्ति करे। प्रस्तावना में इन उद्देश्यों का वर्णन है कि संविधान क्या चीजें इनसे करवाना चाहेगा। और तीसरा इसका है कि ये संविधान की सफलता का मानक है, वो पैरामीटर है जहां से संविधान की सफलता मापी जा सकती है। संविधान की सफलता का मानक या सफलता के मानक हैं, इसमें पैरामीटर्स हैं। कितना सफल हुआ, कितना न्याय प्राप्त किया, 50% न्याय प्राप्त कर लिया, 50% सफलता, 70% सफलता। कितनी स्वतंत्रता दे दी लोगों को, कितनी परसेंट दे दी, उतना परसेंट सफल। कितना गणराज्य बना, कितना लोकतंत्र बना, ये सब सफलता के मानक हैं जिनके आधार पर इसको संविधान को मापा जा सकता है कि कितना सफल है, कितना विफल है। तो इस तरह ये इसका महत्व हुआ। एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। ये क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए था, क्योंकि जिस संविधान के आधार पर हम साहब काम करते हैं, उन्होंने संविधान सभा ने भाग के रूप में स्वीकार किया, पहले ही इसको पारित किया है। बन गया तो जो संबंधित तथ्य हैं वो याद करने पड़ेंगे। भाग के संदर्भ में जो तथ्य हैं या केस लॉज आते हैं उनको देखते हैं। इस संदर्भ में पहला केस आता है वेरुवारीवाद 1960 का। ये वेरुवारीवाद कोई ऐसे नहीं था कि किसी ने केस किया, वर्सेज नहीं लिखा है इसीलिए इसमें कि किसी ने एक पक्ष से दूसरे पक्ष पर केस किया हो। दरअसल 143 आर्टिकल में उच्चतम न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार है जहां राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। तो राष्ट्रपति ने सलाह ली थी इस संदर्भ में, प्रस्तावना के संदर्भ में ली थी और संदर्भों में ली थी। इस बेरुवारी जगह को पाकिस्तान को देना था, कुछ भाग इसमें से, इसलिए सलाह ली थी। इस बेरुवारीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना शक्तियों का स्रोत नहीं है, यहां से सरकार शक्तियां नहीं ले रही है और संविधान का भाग नहीं है। दूसरा केस आता है
सज्जन सिंह बनाम राजस्थान। उन्नीस सौ 64। इसमें न्यायाधीश महोदय ने कहा कि ये भले ही शक्तियों का स्रोत नहीं है, लेकिन इससे उद्देश्य का पता लगता है, संविधान की एक दिशा मिलती है और ये महत्वपूर्ण है, और पुनर्विचार की आवश्यकता है कि ये पुनर्विचार किया जाए कि ये संविधान का भाग बने। इन्होंने निर्णय नहीं दिया, पुनर्विचार के लिए कहा। तीसरा आता है गोलकनाथ। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इसमें भी बात महत्व का उल्लेख तो किया ही किया, लेकिन ये कहा कि यह संविधान का भाग नहीं है। इसके बाद आता है एक महत्वपूर्ण केस जिसने हमारे पूरी दशा और दिशा बदल दी संविधान की, केशवानंद भारती बनाम, कुछ केस ऐसे होते हैं जो क्रांतिकारी होते हैं, उनमें से एक यह है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 का केस है। 24 अप्रैल 1973 इसकी डिसीजन की दिनांक, और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिनांक है। उसने संविधान के लिए ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके लिए इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया, उसको अलग से करेंगे। इस केशवानंद भारती केस में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ना केवल भाग है बल्कि सम्मानीय भाग है, सम्मानीय भाग है। और आधारभूत संरचना के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, उसके निर्वचन में, उसकी व्याख्या में संविधान की प्रस्तावना से सहायता मिलती है। तो भाग ठहराया पहली बार केशवानंद भारती में। इसके बाद जो केस आया SR बोम्मई, अभी लिखा था मैंने 1994, उसमें इस की पुष्टि हुई कि भाग है, और प्रस्तावना के एक शब्द पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान की आधारभूत संरचना का लक्षण बताया। तो ये भाग की सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या थी, और अब हम बात करते हैं सबसे बड़े कोर्ट की व्याख्या, संविधान की व्याख्या। संविधान की सभा में, संविधान जहां बन रहा था, 17 अक्टूबर को जब इस प्रस्ताव को रखा जा रहा था, तो यह कहा था कि यह संविधान का भाग है और हमें इसको आज पास करना है। पूरी बहस के बाद अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि अब मैं प्रस्ताव रख रहा हूं, और प्रश्न यह है कि प्रस्तावना संविधान का अंग बने। क्या प्रश्न किया प्रस्ताव रखते समय? प्रश्न यह है कि प्रस्तावना संविधान का अंग बने। जो डिबेट्स में लाइन है वो मैं एग्जैक्ट बोल रहा हूं आपको। प्रश्न यह है कि संविधान का अंग बने। यह इन्होंने प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा की कार्यवाही देखी होंगी, वो रखते हैं ये प्रस्ताव है, वोटिंग के लिए रखा जाता है, बोलो यस नो, पक्ष में है वो यस बोले, विपक्ष में वो नो बोले। इसके बाद एक लाइन लिखी हुई आती है, और वह है प्रस्ताव स्वीकार हुआ, और इसके नीचे अगेन एक लाइन आती है कि प्रस्तावना संविधान में प्रविष्ट हुई, एंट्री हुई उसकी, प्रस्तावना संविधान में प्रविष्ट हुई। तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है जो ये कहता है कि संविधान का भाग है, सम्मानीय भाग है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है, कोर्टों से भी बड़ी बात, कोर्ट तो आधारित ही इस पे, कोर्ट का तो सृजन ही संविधान से हुआ है। हाँ, व्याख्या करने का अधिकार जरूर कोर्ट को है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा है कि ये इसका अंग बने, प्रस्ताव स्वीकार हुआ और ये संविधान में प्रविष्ट हुई। 17 अक्टूबर को प्रविष्ट हो गई, 26 नवंबर को पारित हो गई, और 26 जनवरी 1950 को
लागू हो गई। प्रस्तावना वाला पार्ट हुआ। इसमें एक तो मेरा आग्रह आपसे ये रहेगा कि आप कंपटीशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं या सफल हो गए, आप इसको रट लेना, काम आएगी बोलने के लिए, कहीं भी काम आती है और खुद को भी अच्छा लगता है बोलने में। तो ये बोलना, अपने बच्चों को सिखाना, छोटे भाई बहनों को सिखाना, बड़ों को सिखाना, अपने स्टूडेंट्स को सिखाना, और हो सके तो एक फ्रेम बनवा लेना, उस फ्रेम में लगा देना इस प्रस्तावना को। गिफ्ट के रूप में भी बहुत अच्छा गिफ्ट हो सकता है, किसी को आपको देना है तो इसको गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। ये प्रस्तावना संबंधी हमारी चर्चा हुई। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको टाइम लगा, लेकिन हमने ज़्यादातर पॉइंट्स को समाहित करने का प्रयास किया था। अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।